एक भयंकर रूप से दर्दनाक हादसा जो कि कल नागालैंड में हुआ, उसको लेकर के यहाँ दिल्ली में भी अलग अलग राजनीतिक दल अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है। लेकिन नागालैंड हिंसा पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आइए सवाल इंडिया का में सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या, ये बहुत जरूरी है। तो कब क्या हुआ आइए आपको वो बताएं। शनिवार दोपहर मोन जिले के ओटिंग में फायरिंग हुई, जो एक जगह है ओटिंग नाम की, वहां पर फायरिंग हुई। सेना को आतंकियों के आने की खबर मिली थी, उनको यह खबर मिली थी कि वहां से आतंकी आने वाले। एक गाड़ी पर सेना के जवानों ने फायरिंग की क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको सूचना मिली है, तो इस वजह से उन्होंने फायरिंग की। पर जिस गाड़ी पर उन्होंने फायरिंग की उसमें आतंकवादी नहीं, स्थानीय ग्रामीण थे। यह एक बहुत बड़ी चूक रही। पहली फायरिंग में कुल 8 लोगों की मौत हुई और भीड़ जमा हुई तो सेना ने दोबारा फायरिंग की। दोबारा फायरिंग में 6 और ग्रामीणों की मौत हुई। फायरिंग में मरने वालों की तादाद अब 14 बताई जाती है। ग्रामीणों से झड़प में सेना का एक जवान है, उसकी भी मौत हुई। अब नागालैंड पुलिस की एक एफआईआर है इस पूरे मामले में। क्या कहती है वो एफआईआर, आइए आपको वो बताएं कि सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया। सेना ने पुलिस गाइड नहीं लिया था, इसलिए सेना ने कहा गलत पहचान थी। सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना, यह उस एफआईआर में लिखा हुआ है, जो नागालैंड पुलिस की एफआईआर। अब राज्य सरकार की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो पेश हुई है। आइए अब सुनते हैं अमित शाह क्या बोल रहे हैं, राज्यसभा में बयान दे रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप सभी सुबह में इस विषय पर बयान चाहते हैं कि अपनी सीट पर जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया है, प्लीज सीट पर जाएं। अगर इस पर बहस नहीं चाहते हैं तो एसडीडी पर बहस के लिए आपको हम नाम पुकार रहे हैं। प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं, वेल में खड़े ना हो। प्रोफेसर मनोज कुमार झा कृपया बेल से जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया है प्रोफेसर मनोज कुमार झा। आप क्लेरिफिकेशन भी नहीं चाहते, एसडीडी पर बहस भी नहीं चाहते। Stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 7th December 2021. तो राज्यसभा में गृह मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे थे नागालैंड का जो प्रकरण हुआ है उसके बारे में, और विपक्ष के हो हल्ले के बीच में अब राज्यसभा स्थगित हो गई है
कल सुबह 11 बजे तक के लिए। तो आइए आपको सबसे पहले बताएं, हम जहां थे, राज्य सरकार जो है नागालैंड की, उसकी एक शुरुआती रिपोर्ट पेश हुई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? राज्य सरकार की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे, जवानों के शवों को छुपाते हुए देखा, दूसरे ट्रक में रखे जा रहे थे शव। गुस्से में आए ग्रामीण हिंसक हुए थे, जवानों ने फिर भीड़ पर फायरिंग कर दी और मौके से 5 गाड़ियां मिली हैं, 3 जली हुई, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 8 ग्रामीण मामूली रूप से घायल हैं। तो ये जानकारी शुरुआती जांच रिपोर्ट में अभी नागालैंड सरकार की तरफ से आई है। अब बयान क्या आया है नागालैंड के मुख्यमंत्री का? उन्होंने कहा है कि बेकसूरों को मारा गया है, दुनिया माफ नहीं करेगी, राज्य के लिए यह काला दिन कोई नहीं भूलेगा। एफ्स्पा से उन्हें छूट हासिल है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एफ्स्पा को लेकर बहस हुई है। लोग चाहते हैं कि एफ्स्पा को खत्म किया जाए। हर साल अशांत क्षेत्र बताकर एफ्स्पा को बढ़ाते हैं। सभी उग्रवादी समूह सीजफायर में शांति वार्ता कर रहे हैं। उग्रवाद के चलते एफ्स्पा लाए, लेकिन उग्रवाद है कहां? ये एक बात नागालैंड के मुख्यमंत्री ने बोली और यही चीज मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि एफ्स्पा हटाया जाए। दरअसल क्या है एफ्स्पा? वो एक बड़ी बात है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिससे सेना को बड़ी भारी ताकत मिल जाती है कि वो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब अमित शाह ने क्या बोला संसद में? दोनों सत्रों में जैसे कि आपने देखा, संसद में अमित शाह ने स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है ऐसा बताया है। घटना की जांच की जा रही है, जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना ने घटना पर दुख जताया है, सेना भी मामले की जांच कर रही है, सामान्य स्थिति बहाली की कोशिश जारी है। तो सवाल इंडिया का है ये, क्या ये एफ्स्पा पर फिर से विचार का समय है? जैसे कि अब 2 पूर्वोत्तर राज्यों के 2 मुख्यमंत्री अब ये बात बोल रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। दीपक दीवान वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, महेश वर्मा नेता भारतीय जनता पार्टी और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं दीवान साहब पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, अगर आप हमको थोड़ा सा एक आइडिया दें और बताएं कि ये जो स्थिति हुई है, इस स्थिति को क्यों कंट्रोल में नहीं रख पाए? क्या कोऑर्डिनेशन की दिक्कत थी कि इसको नहीं बताया, उसको नहीं बताया और उस चक्कर में हुआ? देखिए, नागालैंड में जहां जो भी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया में है, वहां पे हमेशा लोकल पुलिस को साथ में लेके ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं। यहां पे सवाल यह आ रहा है कि क्यों नहीं लोकल पुलिस स्टेशन की मदद ली गई। दूसरी बात यह, अगर सेना के पास इंफॉर्मेशन थी कि इस रूट से टेररिस्ट आ रहे हैं, इस रोड से टेररिस्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने रोड का नाकाबंदी क्यों नहीं की? क्या उनको ये खबर थी कि हर गाड़ी में मिलिटेंट आ रहे हैं? क्यों गोली चलाई इन्होंने चेक किए बिना? ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा दोबारा उठाया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का। देखिए, नागालैंड में ही ये एक्ट लागू किया गया था 1958 में, 1958। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे ये नागा एरिया जो थे, रोड नहीं थी, पूरी तरह डेवलप नहीं था और ना ही हमारी फोर्सेस सब जगह एक्टिव थी वहां पे। तो वहां पे कोई इनके पास लोकल इंफॉर्मेशन चैनल्स नहीं थे, ना तो इंटेलिजेंस थी, ना कोई आईबी थी उस टाइम। तो उसके तहत, क्योंकि इनको कोई ये नहीं पता था कि ये टेररिस्ट है या वो नहीं है, तो उन्होंने सेना को अपने बचाव के लिए उनको ये एक्ट लाया गया। इसमें एक यह है कि कोई सूबेदार, हवलदार से जो ऊपर के जितने लोग हैं, उनका कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होगा अगर किसी पे गोली चला देते हैं, कोई मर जाता है। तो तब से आज तक 1958 और अब 2021 में आप देखिए कितना समय बदल गया है, कितनी आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट्स वहां पे एस्टेब्लिश हैं, कितने स्टेट की यूनिट्स के इंटेलिजेंस अवेलेबल है, आईबी है वहां, हर एजेंसी है वहां पे। और ये स्पेशली मॉन डिस्ट्रिक्ट जहां ये वोटिंग हुआ, ये तो बॉर्डर एरिया है, म्यांमार बॉर्डर के साथ लगा हुआ। तो ऐसा बिना
कंफर्मेशन के आने वाले कोई भी व्हीकल पे इन्होंने गोली जो चलाई है वो बिल्कुल गलत है। इट शोज टोटल नेग्लिजेंस एंड इसको इन लोगों को जो इसके पीछे हैं, तो ये बताया जाता है कि पैरा 21 के कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया था, स्पेशल जो इनकी फोर्स है, इन सब को आसपा का आश्रय नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के पास आना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आलोक जी और महेश जी के पास जाऊं। मेजर जनरल सिवाच, ये दो सवाल पूछे गए हैं कि लोकल पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया, उनको साथ में क्यों नहीं लिया, और दूसरी चीज एरिया को कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया। अब देखिए पूरी उस समय क्या परिस्थिति थी उसके बारे में ना तो विस्तृत जानकारी हमको है ना अभी किसी और को, क्योंकि ये जांच का विषय, अभी जांच नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखो बिल्कुल संकेत, ये पहली बात तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और एक बड़ी दुख भरी बात है कि भारत में अपने ही सिविलियंस की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में ये कैजुअलिटी हुई। मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां का जो माहौल है, देखो जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर टाउन है, वो म्यांमार के साथ मिला हुआ है, यहाँ पर स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, वेपन की, और अब जो सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में वो काफी हद तक मैं मानता हूँ नॉर्मलाइजेशन हुई है। जो NSCN IM है उसने भी एक प्रकार बातचीत करा है, SCN खपलांग और PLA के अलावा बाकी सारे मिलिटेंट ग्रुप बातचीत के लिए तैयार है। मगर इसका शांति आने की वजह भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्वीपिंग पावर आप किसी को मार सकते हैं। उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, और उसके अंदर अगर कोई दोषी मिलता है तो मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर एक्शन होगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी SIT की नियुक्ति कर दी है, तो मुझे लगता है बड़े सच्चे मन से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी ये करना कि क्या पुलिस को बताया गया या नहीं बताया गया, ये एक प्री मैच्योर होगा। पर मुझे लगता है कि जब मैं कम से 20 से 22 साल जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में, मैं नागालैंड में भी रह चुका, मणिपुर में भी, अरुणाचल और मिजोरम में था मैं 77-78 में, जब कि आप मिजो नेशनल फ्रंट ओवरग्राउंड आई थी बागचुंगा और लालडिंगा के साथ। मैं यही कहूंगा कि कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसका अभी हमें समझना मुश्किल होगा, मगर ये सच्चाई है, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये अवॉइडेबल था, होना नहीं चाहिए था, और क्यों पुलिस को नहीं बताया गया इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगाया जाएगा। पर यह समझना चाहिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर स्मगलिंग और आपका आर्म्ड अब्यूशन होता है। आज चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, और चीन चाहता है कि किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को बढ़ाया जाए। ISI जो ड्रग्स को बहुत ज्यादा एक प्रकार से सपोर्ट करता है, तो हमें ठीक है, एक ओवरऑल आपने पिक्चर जरूर दी है, लेकिन आलोक शर्मा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि अब दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं वहां पर पूर्वोत्तर राज्य में जिनका ये कहना है कि ये कानून नहीं होना चाहिए, इस कानून से तकलीफ ज्यादा हो रही है, फायदा कम। संकेत भाई, देखिए सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना घटी है ये, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 2014 के बाद से अगर आप देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही डिस्टर्ब है। लगभग 10 इस तरह की घटनाएं हो गई हैं जब आपस में फोर्सेस भी लड़ रही हैं, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के ऊपर फायरिंग कर रही है, और गृह मंत्रालय हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। तो जो नॉर्मलाइजेशन की बात सिवाच साहब कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से उनसे असहमत हूं। वो लॉजिस्टिक में रहे हैं, शायद उनको इन्फेंट्री का और जो ऑपरेशन है उनका शायद बहुत ज्यादा नहीं पता होगा। लेकिन दूसरी चीज हमारा सवाल है कि जो नागा अकॉर्ड हुआ था, जिसको मोदी जी बहुत लंबे समय तक गाते रहे थे, नागा अकॉर्ड, वो आज तक ओपन देश की जनता के सामने क्यों नहीं हुआ। तीसरी चीज आती है कि कौन कौन से इंसिडेंसेस हुए हैं, पूरा देश जानना चाहता है। 2019 में देख लीजिए, 2018 में देख लीजिए, 2020 में देख लीजिए, 2021 में 22 सितंबर को देख लीजिए, और 26 जनवरी को तो जो 2021 में हुआ था आसाम में, आपने देखा ही कि मिजोरम बॉर्डर पर किस तरह से फोर्सेस ही आपस में लड़ी। तो नॉर्मलाइजेशन कहीं पर नहीं, और चाइना इसका पूरी तरह से फायदा उठाएगा। चाइना, नेपाल सब हमारे खिलाफ हैं, जहां पर पूरी तरह से वो डिस्टर्बेंस के लिए करेंगे। दूसरा, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी बीजेपी की सरकार की वजह से यहां पर पूरी तरह से आई है, और दुर्भाग्य है कि देश के गृह मंत्री जो अपनी सरकार को बहुत मजबूत मानते हैं, मैं NDTV के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने कमजोर गृह मंत्री आज तक नहीं आए, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इंटेलिजेंस फेलियर की बात भी कबूल कर रहे हैं
पॉलिटिकल विल की भी कमी की बात कबूल कर रहे हैं, पुलिस का गाइड नहीं था ये भी कबूल कर रहे हैं। और हालत यह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज सेना के खिलाफ एक माहौल बनता चला जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर वाले हालत सेना के खिलाफ, सेना के साथ डिस्ट्रस्ट, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो गया है। तीसरी चीज अब जो आपने मुख्य उठाई, एफ्सा वाली बात, आपको याद होगा 2019 में जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, तमाम मीडिया चैनल्स ने और बीजेपी के बड़े बड़े बड़ बोलों ने हमारे ऊपर सवाल उठाए थे कि ये एफ्सा को खत्म करना चाहते हैं, जबकि उसके अंदर केवल संशोधन और रिव्यू की बात हमने की थी। और हमेशा से, जैसा दीवान साहब ने कहा, बहुत सेंसिटिव बातें उन्होंने कही कि हमेशा से रिव्यू होता है, गृह मंत्रालय की कमेटीज बनती हैं और उसके ऊपर तमाम तरह के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कपटी राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद जो है, वो इस चीज का मुख्य कारण है। महेश वर्मा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सब लोगों की बात सुनी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच ने एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की। पत्रकार जो हैं दीपक दीवान, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, राजनीतिक आरोप जो आलोक शर्मा ने लगाए हैं। अब हम आपकी सुन लें, आप बताइए। देखिए संकेत जी, नागालैंड की समस्या है नॉर्थ ईस्ट में, जो जिस तरह से डिस्टरबेंस कभी कभी देखने को मिलता है। अब इस स्पेसिफिक घटना को लेकर जो है पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना या उसके ऊपर जो है अपनी वाहवाही ले लेना, ये देश हित में नहीं है। देश हित में ये है कि ये समझे इस चीज को कि जिस तरह से सीमावर्ती राज्य है। राष्ट्रवाद मत पैदा किया करें आप लोग। 10 इंसिडेंट्स हो चुके हैं 4 साल में, पूरी लिस्ट लेके बैठा। अच्छा, उससे पहले तो कुछ हुए नहीं, बीच में आ जाता है। नहीं आलोक जी, उससे पहले जो है बौखलाइए मत, उससे पहले है नहीं 1958 वो पत्रकार महोदय, एक एक करके आलोक जी रुक जाइए। आलोक जी आपको मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात कह दीजिएगा। आप ये देश की बात है, ये देश की बात है। आपके नकली, आपके सुनिए, अगर यही बात अभी आपने सुना ना, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो ना आपको समझ में आएगा, ना एनडीटीवी के दर्शकों को समझ में आएगा। सवाल है कि वो जो पत्रकार महोदय बोल रहे थे, जो वो कह रहे थे, और जैसे उन्होंने कहा कि 1958 से ये चीज लागू किया गया है, और ये जो प्रॉब्लम है नागालैंड की, वो उससे पहले, आजादी से पहले 100 साल हो गए इस प्रॉब्लम को झेलते हुए इस देश को। अब सवाल है कि अगर उसकी समझ आपको नहीं है तो इसके लिए भगवान सद्बुद्धि दे कांग्रेस के नेताओं को। अब रही बात जनरल साहब ने जो बात कही, अब मुझे ये बताइए, अभी ये 10 घटनाओं को लेकर बैठ के जो ये आप राजनीति करने चले हैं, इससे आपको क्या मिल जाएगा? ये देश हित में है। आपको मालूम नहीं है कि नागालैंड कितना सेंसिटिव स्टेट है हमारे लिए? आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि आपको करना चाहते हैं। अरे ये क्या बोल, दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं संकेत जी। एक एक करके आलोक जी, एक एक करके, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। महेश जी अपनी बात खत्म करें। व्यक्तिगत आपको आरोप लगा रहे हैं, क्या तरीका? सिविलियंस को फौजी मार रहे हैं और ये हमारे इनको भाषण दिलवाओ अपने। नहीं, मेरा महेश जी एक सेकंड, मुझे आप बीच पे आना होगा। एक सेकंड महेश जी, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जब 2 मुख्यमंत्री एक ऐसी मांग रख रहे हैं कि ये कानून जो कि एकदम स्वीपिंग पावर्स दे देता है, वो नहीं होना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना आलोक जी कह रहे हैं, ये 2 मुख्यमंत्री हैं पूर्वोत्तर राज्य के। देखिए, हमारे जितने भी बॉर्डर राज्य हैं वहां पे उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा इसको लेकर एक तालमेल के साथ जो है इस कानून को लागू किया जाता है। जब भी जैसी जरूरत होती है, इस कानून को लागू करने का ये मतलब नहीं है, या किसी मुख्यमंत्री की डिमांड करने का मतलब ये नहीं है कि कोई सेना वहां पे कोई जाति और बर्बरता, और वो लोगों को सेना जो है और वहां के जो ग्रामीण है या वहां के लोग हैं उनसे सेना का कोई मतलब नहीं है, हमदर्दी नहीं है। ये घटना घटी है, दुखद घटना है, इसकी जांच की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि घटना जो है घटी है तो उसके लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। ठीक है, अब आलोक जी का जवाब। अब आलोक जी, नहीं, एक सेकंड जब से नॉर्थ यही ईस्ट असम नहीं, अब महेश जी आपने अपनी बात कह ली, आगे बढ़ते हैं। आलोक जी का जवाब। ये तो सारा टाइम इन्होंने हल्ला गुल्ला में निकाल दिया, तो मैं बोलूं क्या? अब आप बोलने नहीं देंगे तो फिर इनकी चीजों को सुनते रहिए। पाकिस्तान की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, ये लोग समस्या को नहीं समझ पाए हैं अभी तक। ये केवल अपने वोट बैंक के लिए आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, आप समस्या को समझे तो ये समस्या इतने दिन तक क्यों लटका रहा है? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आसाम आप समस्या नहीं, आप समस्या को समझते थे ना, जम्मू कश्मीर की समस्या भी 2014 की सिचुएशन देख लीजिए और आज की सिचुएशन देख लीजिए। पंजाब की समस्या हो, चाहे आसाम अकॉर्ड हो, आप मुझे ये बता दीजिए कि 2004 से पहले आपका ये नहीं था।
मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए मेरी बात। हम लोग इसको सुनिए मेरी बात है, एक परिपक्व राजनीतिक बहस से थोड़ा सा हम परे हट रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहस जरूरी है और खुल करके ये बहस करना जरूरी है। और जो सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन किया गया, वो सवाल और उनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है।